ओवरनाइट पूरी दुनिया ऐसे बदल गई थी कि मैं समझ भी नहीं पा रहा था। ग्लोबल प्राइसेस इतने ज्यादा गिर चुके थे कि सिर्फ 1 युएन में माउंट फुजी खरीदा जा सकता था और 2 युएन में अमेरिका का वॉल स्ट्रीट। लेकिन अजीब बात यह थी कि सिर्फ मेरा पैसा ही अनअफेक्टेड था और मुझे तो पता भी नहीं था कि दुनिया में ये सब हो चुका है। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल तरह से मॉम के अरेंज किए हुए ब्लाइंड डेट पर गया हुआ था। सामने वो लड़की सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठी थी और सीधा बोली, मैं सीधी बात करती हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे पास कम से कम 10,000 स्क्वायर मीटर का घर, एक जीप और 5 माह का ब्राइट प्राइस होना चाहिए। मैं कंफ्यूजन में ब्लिंक करते हुए बोला, क्या 5 माह? उसने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सिर हिला दिया। हाँ 5 माह। मैं फ्राउन करते हुए बोला, रुको, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? उसने हल्की सी बाहें फोल्ड की और ठंडे टोन में बोली, मैं क्लियरली बोल देती हूँ, गरीब लड़के। मैं जल्दी से सिर हिलाकर बोला, नहीं मिस, शायद मैंने गलत सुना। तुम श्योर हो सिर्फ 5 माह? लेकिन उसने फर्मली कहा, तुमने सही सुना, ब्राइट प्राइस 5 माह ही है, 1 पैसा कम नहीं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं बस उसे घूरता रह गया, पूरी तरह शॉक्ड। फिर वो बोली, मुझे पता है मेरी डिमांड बड़ी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे पालने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरे दिमाग में तो अलग ही स्टॉर्म चल रहा था। रुको, ब्राइट प्राइस सच में सिर्फ 5 माह है? क्या ये कोई हिडन बिलियनर है? पता ही नहीं चला कब मेरे मुंह से निकल गया, तुम कोई टाइकून वाइकून हो क्या? बस इतना सुनते ही उसने गुस्से से ग्लेयर किया और बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो रहने दो। फिर उसने डिसमिसिव तरीके से हाथ हिलाकर कहा, टेंशन मत लो, मैं इस कॉफी का बिल खुद पे कर दूंगी, चाहे तुम सिर्फ 1 युएन ही क्यों ना निकालो। फिर उसने ठंडी आवाज में आखिरी बात कही, चाहे तुम बहुत बड़ा ब्राइट प्राइस लेकर रोते हुए मुझे मनाना भी चाहो, तब भी मैं शादी के लिए हाँ नहीं बोलूंगी। मैं बस सर हिलाकर खड़ा हो गया, घर लौटने के लिए रेडी। वैसे भी मेरी स्ट्रीमिंग करियर से हर महीने 1 मिलियन की अर्निंग हो रही थी। तभी अचानक मेरा फोन वाइब्रेट करने लगा। मैंने कॉल उठाया और बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या ये मिस्टर सेन बोल रहे हैं? मैं थोड़ा सा फ्राउन करते हुए बोला, हाँ मैं ही हूँ, क्या बात है? वो आदमी जल्दी से बोला, सर आपने ऑनलाइन जो सुबुविन 747 परचेज किया था वो सिंगिनजुन सिटी पहुंच चुका है। क्योंकि ये आइटम बहुत वैल्यूएबल है, हमें कंफर्म करना है कि आप पर्सनली कब पिकअप करेंगे। ये सुनते ही मैं डिसबिलीफ में हंस पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैंने तो बस मजाक में एक मॉडल खरीदा था, उसे सिटी के सेंट्रल स्टेशन पर ही छोड़ दो। लेकिन वो आदमी तुरंत पैनिक में आ गया और बोला, नहीं सर, आप मजाक कर रहे होंगे, ये एक बोइंग 747 है। हम में 10 गुना हिम्मत भी हो तब भी इसे रैंडम जगह पर छोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, आपको खुद पर्सनली आना पड़ेगा। अब मुझे और भी पक्का लगने लगा कि ये लोग पागल हैं। मैं इरिटेट होकर बोला, मैंने सिर्फ 3 रुपए में एक प्लास्टिक मॉडल खरीदा था और तुम लोग उसे असली प्लेन की तरह ट्रीट कर रहे हो। ठीक है। मैंने कैजुअली पूछा तो वो आदमी तुरंत बोला, सर हम सिंगेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्लेटफॉर्म पर हैं, मैं अभी आपको लोकेशन भेज देता हूँ। एयरपोर्ट जाते वक्त पैसे बचाने के चक्कर में मैंने रास्ते में 2 बसेस रोक ली और कैजुअली पूछ लिया, भाई एयरपोर्ट तक जाने का कितना लगेगा? लेकिन मेरी बात सुनते ही सब ड्राइवर्स मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं पागल हो गया हूँ। एक ड्राइवर ने फ्राउन करते हुए कहा, कितना लगेगा किड? अभी तक नींद में हो क्या? बहुत ज्यादा टीवी ड्रामास देख लिए लगता है, रियलिटी और फिक्शन में डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा। दूसरा स्कॉफ करते हुए बोला, आजकल के यंगस्टर्स भी ना, तुम्हारी एरोगेंस तो पाँव की बदबू से भी ज्यादा खराब है, मुंह खोलते ही यूएन की बात करने लगते हो। फिर तीसरा आदमी मॉकिंगली बोला, किड, लॉटरी जीतने वाले सपनों से चिपकना बंद करो। टीवी पर जो ओवरनाइट रिच स्टोरीज दिखाते हैं ना, इवन युएन भी फेक होता है। एक और आवाज आई, बिल्कुल सही, बस ढंग से पढ़ाई करो और कोई जॉब ढूंढो जहां महीने के कुछ सेंट्स कमा सको, वो भी तुम्हारे एंसेस्टर्स की ग्रेव से ग्रीन स्मोक निकलने जैसा लकी होगा। उन सब की बातें सुनकर मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचा, आज इन लोगों को हुआ क्या है? ब्राइट प्राइस तो सिर्फ 5 माह था, मैं तो बस फेयर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं। तभी एक सूट पहने आदमी ने मुझे डिस्गस्ट भरी नजरों से देखते हुए कहा, अपने कपड़े देखो जरा, स्ट्रीट स्टॉल वाले चीप क्लोथ्स कितने अगली हैं, अगर तुम्हें बेच दिया जाए तो कुछ युएन्स भी मिलेंगे क्या? मैं उसे घूरते हुए बोला, तुम खुद को समझते क्या हो? वो तुरंत एरोगेंट टोन में चिल्लाया, मैं सिंगेन सिटी का गार्डियन हूँ, अगर बस का पैसा नहीं है तो जल्दी उतर जाओ। बस मेरी पेशेंस वहीं टूट गई। मैं गुस्से में उसे देखकर बोला, तुम पागल हो क्या? बस का फेयर पूछने में प्रॉब्लम क्या है? कब से कुछ युएन के बारे में पूछना सुपीरियर फील करने वाली बात बन गया? जैसे ही मेरे मुंह से युएन निकला, पूरी बस में हंगामा मच गया। लोग चिल्लाने लगे, सुना तुमने, इसने क्या बोला? ये नॉट माँ नॉट सेंट्स युएन बोल रहा है। एक और आदमी हंसकर बोला, किड, सपने देखना ठीक है, लेकिन सपनों को रियलिटी मत समझ बैठो, इंसान आसानी से पागल हो जाता है। तभी एक और आदमी स्नीयर करते हुए बोला, कुछ युआन, अगर ये सच में 1 युआन भी निकाल देना तो मैं पूरी बस खा जाऊंगा। उस वक्त मैं बस वहीं खड़ा था, कंफ्यूजन और डिसबिलीफ के बीच फंसा हुआ। मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि पैसे के बारे में जो कुछ मैं जानता था सब उल्टा हो चुका है। मैं देखता रहा कैसे वो लोग मिलकर मुझे वर्बली अटैक कर रहे थे और सबसे ज्यादा मजा तो सूट वाले आदमी को आ रहा था। उसका चेस्ट प्राइड से फूला हुआ था, चेहरे पर डिस्गस्टिंग सुपीरियोरिटी क्लियरली दिख रही थी। उसने टंग क्लिप करते हुए कहा, बस
एक ब्रैट जो अभी तक बड़ा भी नहीं हुआ और अपनी औकात नहीं जानता। आज अंकल अपनी लग्जरी कार नहीं लाया क्योंकि मेंटेनेंस में है। क्या तुम गलत बस में चढ़ गए हो? फिर स्मग करते हुए बोला, अगर पैसे नहीं है तो मुझे अंकल बुलाओ, मैं तुम्हें राइड के पैसे दे देता हूँ। आखिर मेरा मंथली सैलरी एग्जैक्टली 2 और आधा सेंट है। उसकी बात सुनते ही आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगे। उनकी मॉकिंग वॉइसेस एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही थी जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। और मैं बस अंदर ही अंदर सोच रहा था, आज सबको हुआ क्या है? ये लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? कहीं सिस्टम कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा? सब कुछ इतना फेक क्यों लग रहा है? अगर इस दुनिया के रिच लोग सिर्फ मिलियन कमाते हैं तो क्या इसका मतलब मैं अभी पूरे कंट्री से भी ज्यादा रिच हूँ? ये थॉट इतना absurd था कि मुझे खुद हंसी आने लगी। मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लाइंड डेट वाली लड़की पर चला गया। वो एक्चुअली काफी ब्यूटीफुल थी। शायद नेक्स्ट टाइम मैं बस पैसे से ही उसका मुंह बंद कर सकता हूँ। पता ही नहीं चला कब मेरी थॉट्स कंप्लीटली वाइल्ड डायरेक्शन में चली गई, जैसे मैं रियलिटी से डिस्कनेक्टेड हो गया हूं। तभी अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया, ओए उतर रहा है या नहीं? नहीं तो बस से नीचे उतर। मैंने स्नैपबैक हुआ और फ्राउन करते हुए बोला, मैंने बस फेयर पूछा था, क्या तुम सब पागल हो? लेकिन उनमें से एक आदमी स्कॉफ करते हुए बोला, किड तुम बस युआन ये युआन वो करते रहते हो। फाइन, अगर तुम अभी सच में कुछ युआन निकाल दो ना तो मैं यहीं स्पॉट पर तुम्हें डैड बुलाऊंगा। और उस मोमेंट मैंने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया। मैंने सीधा अपनी पॉकेट में हाथ डाला और पैसे बाहर निकाल लिए। जैसे ही सबने वो देखा, पूरी बस एकदम साइलेंट हो गई। मैंने कैजुअली 4 कॉइन्स हवा में उछाल दिए। वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हुए हवा में स्पिन करने लगे और फिर एक क्रिस्प मेटालिक साउंड के साथ परफेक्टली मेरी पाम में लौट आए। मेरे आसपास खड़े सब लोग एकदम फ्रीज हो गए, पूरी तरह स्टन्ड। और मैं बस हल्की सी स्कॉफ करते हुए बोला, सिर्फ एक युआन ही तो है, तुम लोग इतना बड़ा डील क्यों आ रहे हो? लेकिन उनकी नजरें मेरी हैंड में पड़े कॉइन्स पर चिपक चुकी थी। एक आदमी डिसबिलीफ में धीरे से बोला, ये शाइन, ये टेक्सचर, ये असली है। दूसरा हकलाते हुए बोला, इम्पॉसिबल, ये रियल कैसे हो सकता है, वो भी तुम्हारे पास? तुम इतनी कैजुअली कैसे निकाल सकते हो? मैं देख सकता था कि उनकी आंखें मेरे हर मूवमेंट को फॉलो कर रही थी। जब मैंने कैजुअली कॉइन्स को फिर से फ्लिप किया, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं वो जमीन पर गिरकर डैमेज ना हो जाए, और जब मैंने फाइनली एक हाथ से उन्हें कैच करके बिना केयर किए पॉकेट में डाल दिया, तो पूरा ग्रुप ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे मैंने कोई प्राइसलेस ट्रेजर फेंक दिया हो। कितनी बर्बादी! एक आदमी चिल्लाया। अगर जमीन पर गिर गया तो? दूसरा नर्वस होकर बोला, हाँ, या गलती से सुअर में चला गया तो? किसी ने तो ये तक कह दिया, अगर मेरा बेटा ऐसा होता ना तो मैं उसका गला दबा देता। मैं बस वहीं खड़ा था, उन्हें कुछ कॉइन्स के लिए पागल होते देखते हुए। तभी एक और आदमी शाइनिंग आईज के साथ आगे झुककर बोला, इसको देखो, ये डेफिनेटली कोई रिच सेकंड जनरेशन किड है। फिर एक और शेमलेसली बोला, ब्रदर तुमने शायद बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, मैं स्कूल ब्यूटी हूँ, चाहे मुझे कुछ सेंट्स देने पड़े, मैं अभी भी वर्जिन हूँ। उसकी बात सुनकर मैं उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो मेंटली अनस्टेबल हो। मैं धीरे से बोला, तुम सपने देख रहे हो क्या? क्लियरली तुम सीरियस नहीं हो। फिर मैंने अपनी नजर वापस सूट वाले आदमी पर टिकाई और ठंडी आवाज में बोला, तुम ही तो थे ना जिसने कहा था अगर ये रियल हुआ तो तुम मुझे डैड बुलाओगे? जैसे ही ये वर्ड्स उसके कानों तक पहुंचे, उसका फेस एकदम पेल पड़ गया। वो कंप्लीटली स्पीचलेस लग रहा था। लेकिन फिर उसकी नजर मेरी पॉकेट की तरफ गई और मैंने उसके एक्सप्रेशन में इंस्टेंट चेंज देखा। उसकी एम्बैरेसमेंट धीरे धीरे प्योर ग्रीड में बदल गई, जैसे उसके दिमाग में अचानक कोई खतरनाक आइडिया आ गया हो। वो बिना शेम के एक कदम आगे बढ़ा और बोला, वेट, अगर आपको एज डिफरेंस से प्रॉब्लम नहीं है तो एक रिच गॉडफादर को रिकॉग्नाइज करने में मेरा क्या लॉस? और बिना एक सेकंड हेजिटेट किए उसने अपना हेड झुकाकर कहा, डैड मेरा नाम गनांसी है, आप मुझे गनर बुला सकते हो। ये सुनते ही मेरे अंदर डिस्गस्ट की वेव उठ गई और मैंने सीधा स्नैप किया, दफा हो जाओ। ये तो डिस्गस्टिंग है। मैं उस पागल लोगों के ग्रुप को देखते हुए बस इतना ही बोल पाया। और उस मोमेंट मुझे एक बात फाइनली क्लियर हो गई, ग्लोबल प्राइजेस सच में कोलैप्स हो चुकी थी। और इसका मतलब ये था कि इस वक्त मैं पूरे कंट्री से भी ज्यादा रिच था। जैसे ये रियलाइजेशन सेटल हुई, मेरे दिमाग में एक और थॉट आया, अगर लियोर वन को पता चले कि मैं अब एक टाइकून बन गया हूँ तो क्या वो सीधा मेरे आर्म्स में नहीं आ जाएगी? आखिर मैंने जो एविएशन मॉडल खरीदा था वो उसके छोटे भाई के बर्थडे गिफ्ट के लिए ही तो था, मैं उसे मैसेप नहीं कर सकता था। तो बिना और टाइम वेस्ट किए मैंने सीधा एयरपोर्ट के लिए टैक्सी ले ली। रास्ते भर मैं लियोर वन के बारे में सोचता रहा, मेरी यूनिवर्सिटी की गॉडेस जिसे मैं पिछले 3 सालों से चेस कर रहा था। उसका छोटा भाई हमेशा मेरी हेल्प करता था, इसलिए मैं भी उसके साथ हमेशा जेनरस रहता था। थोड़ी देर बाद मैंने टैक्सी का डोर खोला और एयरपोर्ट लॉबी में एंटर किया। मैं कस्टमर सर्विस वाले नंबर पर कॉल करने ही वाला था कि अचानक मेरा फोन रिंग करने लगा। जैसे ही मैंने स्क्रीन देखी, मेरा हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो गया। वो लियोर वन थी। मेरे अंदर एक्साइटमेंट की वेव दौड़ गई और मैंने सोचा, परफेक्ट टाइमिंग, अब फाइनली मैं उसे दिखा सकता हूँ कि मैं अब कौन हूँ। मैंने ईगर टोन में कॉल पिक किया, हेलो बेब, मैंने शावी का बर्थडे गिफ्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, तुम कहाँ हो? लेकिन उसकी ठंडी आवाज तुरंत आई, मुझे बेब मत बुलाओ, मैं प्लेटफॉर्म पर हूँ, यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं हल्का सा पॉज होकर बोला, मैं भी अभी सिंगन एयरपोर्ट पर हूँ, क्या हुआ? उसकी आवाज में इम्पेशंस क्लियरली थी। जब वो बोली, तुम भी एयरपोर्ट पर हो तो किसी वेटर को ढूंढो और उससे बोलो तुम्हें हेलीपैड ले चले, बस कहना मैनेजर हैंग ने भेजा है। मैं कंफ्यूजन में फ्राउन तो किया, लेकिन फिर भी उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए सर्विस एरिया की तरफ चल दिया और मैनेजर हैंक का नाम बताया। पता ही नहीं चला कब मुझे एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया तक ले जाया गया। मेरा दिमाग अभी भी उन सारी अजीब चीजों से भरा हुआ था जो आज हुई थी और दिल के अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग थी कि अभी कुछ और भी बड़ा होने वाला है। थोड़ी देर बाद मैंने लियोर वन को देखा। वो अपने छोटे भाई यांग वेई के साथ वहां खड़ी थी और जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने नोटिस किया कि यांग वेई हेलीकॉप्टर को एक्साइटेड आइज से घूर रहा था। वो एक्साइटमेंट में बोला, वाओ, इसे देखो, ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, इनक्रेडिबल राइट? मैं कैजुअली बिहेव करने की कोशिश करते हुए उनके पास
हंस गया और बोला, रुआन तुम भी यहाँ हो, परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन मैं उसके करीब पहुंचता उससे पहले ही वो एक स्टेप पीछे हट गई और ठंडी आवाज में बोली, मुझे टच मत करो चैनफन, आज सब खत्म कर देते हैं। मैं एक सेकंड के लिए वहीं फ्रीज हो गया, कंप्लीटली शॉक। क्या ऐसे बकवास मत करो, आज तो शावी का बर्थडे है ना। लेकिन उसने बिना किसी इमोशन के सीधा मेरी आंखों में देखकर कहा, कौन मजाक कर रहा है तुमसे, तुम मेरे लायक ही नहीं हो, समझे। मेरे चेस्ट के अंदर कुछ कस्सा गया। मैं धीरे से बोला, रुआन ऐसे मत करो, मैं भी मजाक नहीं कर रहा। लेकिन उसने सीधा मेरी बात कट कर दी, ब्रेकअप करते हैं। उस मोमेंट्स मेरी पॉकेट में रखे वो 4 कॉइन्स अनकॉन्शियसली ही टाइटली क्लेंच्ड हो गए। मेरा एक्सप्रेशन धीरे धीरे कोल्ड होने लगा और मैंने पूछा, तो कम से कम एक रीजन तो दो, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा बिहेव किया। लेकिन उसके आंसर देने से पहले ही यांग स्नीयर करते हुए आगे आया और बोला, तुम उसे अच्छा ट्रीट करते हो, तुमने मेरी सिस्टर को 3 साल डेट किया और एक लिपस्टिक तक नहीं खरीदी, और फिर भी सोचते हो कि मेरे ब्रदर इन लॉ बनने डिजर्व करते हो। सपने देखना बंद करो। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। यही वो लड़का था जिसे मैं हमेशा अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था, और उस वक्त मेरे अंदर कुछ टूट गया, जैसे एंगर स्लोली बॉयल हो रहा हो। तभी अचानक एक और आवाज आई, यांग सही कह रहा है, तुम उसे शादी करने के लायक नहीं हो। मैंने ऊपर देखा और तब मैंने एक आदमी को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए देखा। वो अर्ली 30s का आदमी था। वो सीधा चलकर लियू रुआन के पास आया और बड़े नेचुरली उसकी वेस्ट के अराउंड अपना आर्म रैप कर लिया, जबकि यांग वेई मुझे ओपनली प्रोवोक करते हुए प्राउडली बोला, ब्रदर फाइनली आप आ गए। मैं फ्राउन करते हुए उस आदमी को देखने लगा और पूछा, तुम कौन हो। वो एरोगेंट स्माइल के साथ बोला, मैं इस एयरलाइन का मैनेजर हूँ और अब इसका करंट बॉयफ्रेंड भी। फिर उस आदमी ने अपने पीछे खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ पॉइंट करते हुए एरोगेंट टोन में कहा, ये देख रहे हो, ये मेरा है और आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए तुम्हें एक बड़ा रेड एनवेलप देता हूँ। इतना कहकर उसने कैजुअली एक कॉइन निकाला और मेरी तरफ उछाल दिया। लो, ज्यादा कंजूसी मत करना। यांग वेई ने तुरंत वो कॉइन कैच कर लिया और उसका फेस एक्साइटमेंट से चमक उठा। वो जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, 1 सेंट, थैंक यू ब्रदर इन लॉ। आसपास के लोग भी तुरंत चमचागिरी करने लगे। कितने जेनरस हैं ब्रदर इन लॉ, वाह अमेजिंग। यांग वेई मॉकिंग लाफ के साथ मेरी तरफ देखकर बोला, देखा, सिर्फ 1 सेंट दे दिया, तुम तो अपनी पूरी लाइफ में भी इतना नहीं कमा पाओगे। उस मोमेंट मुझे सिचुएशन इतनी absurd लगी कि मैं ऑलमोस्ट हंस पड़ा। ये लोग सिर्फ 1 सेंट के लिए इतने खुश हो रहे थे। अगर मैं अपने 4 युआन इनके मुंह पर फेंक देता तो शायद ये लोग वही शौक से मर जाते। फिर वो आदमी मुझे कोल्ड आइस से देखकर बोला, किड अगर स्मार्ट हो तो अभी चले जाओ, वरना सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। यांग वेई भी इम्पेशेंट टोन में बोल पड़ा, जल्दी दफा हो जाओ, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। मेरी सिस्टर को प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बोर्ड करने से मत रोको। मैं उस पूरे क्लाउन ग्रुप को देख रहा था और मेरी आंखों में एक हल्की सी डेंजरस कोल्डनेस फ्लैश हुई। मेरी आवाज धीरे धीरे आइसी हो गई जब मैंने कहा, फाइन, बस उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इस डिसीजन का रिग्रेट ना हो लियू रुआन। तुम सब व्हाइट आइड वुल्व्स एक दिन जरूर पछताओगे और जब वो दिन आएगा तब मेरे पास मदद मांगने मत आना। लेकिन यांग वेई तुरंत हंस पड़ा, तुमसे भीख मांगे, तुम्हारी इस पैथेटिक लूजर लाइफ से। वो मैनेजर भी एरोगेंट स्मर्क के साथ बोला, ध्यान से सुनो, मैं पूरा एक डुआन ओन करता हूं। ये रॉबिन्सन E-44 हेलीकॉप्टर सिर्फ 3 युआन का है। मेरे पैर का एक बाल भी तुम्हारी कमर से मोटा है। तुम मेरे साथ कंपीट किस चीज से करोगे। ये बोलते हुए उसने प्लेफुली लियू रुआन का फेस पिंच भी किया। मैं बस ठंडी हंसी हंसा और बोला, क्या हुआ, तुम्हारी मेंटल एंड्योरेंस इतनी वीक है क्या। 3 UN? मैं अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसा। मेरी पॉकेट में पड़े वो 4 स्टील कॉइन्स शायद पूरा एयरपोर्ट ही खरीद सकते थे। और जैसे ही एटमॉस्फेयर एक्सप्लोड होने वाला था, अचानक किसी की आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या तमाशा कर रहे हो, पता नहीं क्या, एक टॉप VIP अभी यहाँ आने वाले हैं। ये सुनते ही सब लोग इंस्टेंटली चुप हो गए और ऊपर देखने लगे। मैंने देखा एक प्रोफेशनल सूट पहने हुआ आदमी ब्लैक फ्रेम्ड ग्लासेस के साथ हमारी तरफ चलकर आ रहा था। जैसे ही यांग वेई ने उसे देखा, उसका एक्सप्रेशन अनॉयड हो गया। वो रूड टोन में बोला, तुम कौन हो, प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो क्या। लेकिन उसके सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही लियू रुआन के पास खड़ा एरोगेंट मैनेजर अचानक पैनिक में आ गया। उसने तुरंत यांग वेई का मुंह कवर किया और खुद जल्दी से रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ गया। प्रेसिडेंट चेन, आप यहाँ कैसे। ये बस मेरा दोस्त है, मैं इसे अभी ले जाता हूँ इमीडिएटली। ये देखकर मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। अभी कुछ सेकंड्स पहले जो आदमी हवा में उड़ रहा था, वो अचानक एक हम्बल सर्वेंट की तरह बिहेव करने लगा था। लियू रुआन की गेज भी धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे वो सोच रही हो कौन सी आइडेंटिटी है इस आदमी की जिसे 1 UN ईयरली अर्निंग वाला भी इतना डर रहा है। क्या ये 50 या 100 UN का आदमी है। अगर मैं इसके करीब आ जाऊं तो मुझे उस मैनेजर का फेस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं लिटरली उसकी आंखों में कैलकुलेशंस देख सकता था। तभी जब वो एरोगेंट मैनेजर लियू रुआन को खींचकर ले जाने लगा, मेरी नजर प्रेसिडेंट चेन पर टिक गई और मुझे एक स्ट्रेंज फेमिलियरिटी फील हुई। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी वॉइस मुझे पहले से नोन लग रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, हे प्रेसिडेंट चेन, आपकी वॉइस कुछ फेमिलियर लग रही है, क्या हम पहले कहीं मिले हैं। जैसे ही मेरे मुंह से ये वर्ड्स निकले,
पूरी हवा एक सेकंड में फ्रीज हो गई। वो एरोगेंट मैनेजर का फेस एकदम सफेद पड़ गया, जैसे उसकी सोल बॉडी से बाहर निकल गई हो। वो पैनिक में सीधा मेरे पास आया और मुझे टाइटली पकड़कर हिस करते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मैनेजर चेन का तुम जैसे आदमी से क्या रिलेशन हो सकता है? लेकिन प्रेसिडेंट चेन ने बस उनकी तरफ कामली ग्लांस किया। उसकी आवाज लेजी थी लेकिन हर वर्ड शार्प लग रहा था। वो धीरे से बोला, क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हो? कहीं तुम्हें लगता है मैं कुछ बोल दूंगा? उसके वर्ड्स खत्म होते ही मैनेजर का एक्सप्रेशन और अगली हो गया, जैसे सिचुएशन उसके कंट्रोल से कंप्लीटली बाहर जाने वाली हो। इवन दो वो अभी भी खुद को कंपोज दिखाने की कोशिश कर रहा था, मैं क्लियरली उसकी आंखों में पैनिक देख सकता था। फिर वो मेरे पास झुककर लो वॉइस में बोला, फाइन, तुम पैसे चाहते हो ना? मैं प्रॉमिस करता हूँ बाहर चलते ही तुम्हें 50 सेंट्स दूंगा। ये कहने के बाद उस एरोगेंट मैनेजर ने प्रेसिडेंट चेन का आर्म पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा था जैसे किसी पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा हो। प्रेसिडेंट चेन 1 इंच भी नहीं हिले। वो दांत भींचकर फिर बोला, 1 सेंट? ठीक है, मैं तुम्हें 1 सेंट देता हूँ। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, मेरे आधे महीने की इनकम। ज्यादा ग्रीडी मत बनो। वो सिक्योरिटी बुलाने ही वाला था कि अचानक प्रेसिडेंट चेन फ्रीज हो गए, जैसे उनके दिमाग में कोई इंपॉर्टेंट चीज क्लिक कर गई हो। उनकी आंखें धीरे धीरे वाइडन होने लगी और चेस्ट रैपिडली अप डाउन होने लगा। फिर मैंने क्लियरली देखा, रियलाइजेशन उनके फेस पर लाइटनिंग की तरह स्ट्राइक हुआ। ये वही वॉइस है सुबह फोन पर जिस आदमी से मेरी बात हुई थी, और इसका मतलब सिर्फ एक ही था, मैं ही वो इंसान था। प्रेसिडेंट चेन ने जल्दी से डीप ब्रेथ लिया, खुद को काम किया और फिर अचानक जोर से चिल्लाए, हाथ छोड़ो। उनकी आवाज इतनी शार्प थी कि वो एरोगेंट मैनेजर डर के मारे इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गया। जैसे ही प्रेसिडेंट चेन मेरी तरफ चलने लगे, वो मैनेजर विजिबली नर्वस हो गया और जल्दी से बोलने की कोशिश की, मैनेजर चेन, ये आदमी, लेकिन उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। प्रेसिडेंट चेन कुछ ही क्विक स्टेप्स में मेरे सामने आकर रुक गए और फिर फुल 90 डिग्री बाव करते हुए रिस्पेक्टफुली बोले, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप मिस्टर चेन चुआन हैं? उस एक सेकंड में पूरी जगह डेथली साइलेंस में डूब गई। लियू रुआन और यांग वी दोनों वहीं खड़े रह गए, मुंह पूरी तरह खुला हुआ, जैसे उन्होंने कोई इम्पॉसिबल चीज देख ली हो। मैंने हल्का सा ऑकवर्ड होकर अपना हेड स्क्रैच किया और बोला, हाँ मैं ही हूँ। फिर मैंने उन्हें थोड़ा ध्यान से देखा और अचानक याद आया, ओह अब याद आया, आप वही डिलीवरी वाले हो ना जिन्होंने सुबह मुझे कॉल किया था। जैसे ही ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकले, प्रेसिडेंट चेन के पास खड़ा एरोगेंट मैनेजर ऑलमोस्ट पागल हो गया। वो गुस्से में चिल्लाया, मरना है क्या तुम्हें? ये इंगॉन ग्रुप के यंग मास्टर और जनरल मैनेजर चेन है, कौन सा डिलीवरी गाय बोल रहे हो तुम? आसपास खड़े लोग भी डिसबिलीफ में विस्पर करने लगे, यंग मास्टर खुद डिलीवरी करते हैं क्या? सर्विस इंडस्ट्री इतनी कंपेटिटिव हो गई है आजकल? लेकिन लियू रुआन तुरंत सर हिलाकर डिनायल में बोली, नहीं, आप लोगों से मिस्टेक हो रही है, ये बस एक पुअर लूजर है। जब ये मेरे साथ था तब एक लिपस्टिक तक अफोर्ड नहीं कर सकता था, ये आपका डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट कैसे हो सकता है? यांग वी भी इंपेशेंट टोन में बोल पड़ा, मैनेजर चेन बस इसे बाहर फेंक दीजिए, इसे देखकर आंखें गंदी हो रही हैं। लेकिन किसी के मूव करने से पहले ही प्रेसिडेंट चेन अचानक गरज उठे, कौन हिम्मत करेगा इन्हें टच करने की? उनकी आवाज में इतनी अथॉरिटी थी कि सब लोग इंस्टेंटली वहीं फ्रीज हो गए। फिर उन्होंने डोर की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, जो बोइंग 747 अभी लैंड हुआ है वो पूरी तरह मिस्टर चेन चुआन ने परचेज किया है। जैसे ही सबने उनकी फिंगर की डायरेक्शन में देखा, मैंने उनके चेहरों का रंग उड़ते हुए देखा। धूप के नीचे चमकता हुआ वो मैसिव एयरक्राफ्ट इतना जाइगेंटिक लग रहा था कि उसके सामने हेलीकॉप्टर एक टॉय जैसा लग रहा था। एक आदमी हकलाते हुए बोला, बोइंग 747? वो तो गॉड लेवल मशीन है जिसकी प्राइस एस्ट्रोनॉमिकल 32 मिलियन है। अगर तुम्हें बेच भी दिया जाए तो उसकी फ्रैक्शन के बराबर नहीं होगे। ये उससे कैसे अफोर्ड कर सकता है? सब लोग शॉक से ऑलमोस्ट सफोकेट होने वाले थे और मैं खुद हेड स्क्रैच करते हुए कंफ्यूजन में बोल पड़ा, वेट, आप लोगों से शायद मिस्टेक हो रही है, मैंने तो बस एक प्लेन मॉडल खरीदा था, मैं उसे अपने फ्यूचर ब्रदर इन लॉ को बर्थडे गिफ्ट देने वाला था। जैसे ही लियू रुआन ने ये सुना, उसके एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गए, जैसे किसी डूबते हुए इंसान को लाइफलाइन मिल गई हो। वो ईगर टोन में तुरंत बोली, देखा, मैंने कहा था ना, इसने खुद एडमिट किया, बस एक चीप मॉडल है, आप लोग ऑलमोस्ट हम सबको बेवकूफ बना देते। लेकिन प्रेसिडेंट चेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो कामली बोले, मिस्टर चेन चुआन, काइंडली ऑर्डर इन्फॉर्मेशन दिखाइए। मैंने कैजुअली अपना फोन उन्हें दे दिया, ज्यादा सोचा भी नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर स्क्रीन पर पड़ी, उनके प्यूपिल्स इंस्टेंटली श्रिंक हो गए, उनका पूरा बॉडी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ बोले, कोई मिस्टेक नहीं है, ये सच में एक बोइंग 747 है और ये पूरी तरह मिस्टर चेन चुआन ने परचेज किया है। ये फाइनल कॉन्फर्मेशन लियू रुआन और बाकी सब के लिए थंडरबोल्ट जैसा था। वो लोग पूरी तरह स्टन रह गए। किसी ने डिसबिलीफ में मटर किया, इम्पॉसिबल, ये कैसे कर सकता है? ये 32.1 मिलियन है। इनॉन ग्रुप का पूरा मार्केट वैल्यू भी सिर्फ 50 मिलियन है और इसने कैजुअली 30 मिलियन से ज्यादा उड़ा दिए। मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोला, ऑनेस्टली जब मैंने इसे देखा था तब प्राइस सिर्फ 3210 दिखा रहा था। मुझे लगा रेप्लिका मॉडल है, कौन सोच सकता था कि ये लोग असली वाला भेज देंगे। मेरे आसपास एकदम साइलेंस छा गया।
मैं कैजुअली बोलता रहा, सच कहूं तो इतनी बड़ी चीज मुझे चलानी भी नहीं आती और घर पर रखो तो बस स्पेस ही लेगा। अगर पता होता कि रियल है तो मैं कभी नहीं खरीदता, मॉडल बेटर होता। मेरी बात सुनकर सब लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे उनका दिमाग काम करना बंद कर गया हो। शायद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, ये बंदा कह रहा है असली एरोप्लेन घर में स्पेस लेता है, ये किस लेवल का माइंडसेट है। वहीं दूसरी तरफ वो एरोगेंट मैनेजर डिस्पेयर में सफेद पड़ चुका था, जैसे वहीं मर जाना चाहता हो। लियू रुआन तो बिल्कुल सोल लॉस्ट एक्सप्रेशन के साथ वहीं खड़ी थी, धीरे धीरे खुद से कुछ मटर करते हुए, अब भी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तभी प्रेसिडेंट चेन हल्की स्माइल के साथ रिस्पेक्टफुली बोले, मिस्टर चेन चुआन, आप काफी ह्यूमरस है। सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्या आप अपने एयरक्राफ्ट को बोर्ड करके इंस्पेक्ट करना चाहेंगे? मैंने लेजीली हाथ हिला दिया, छोड़ो भी, मूव करने का मन नहीं है, बस कुछ 1000 का टॉय ही तो है, इंस्पेक्ट करने लायक नहीं। ये बोलते ही मुझे खुद अपनी बात पर ऑलमोस्ट चोक आ गया, क्योंकि उनके लिए वो टॉय एक बोइंग 747 था, ऐसी चीज जिसे टच करने का सपना भी वो नहीं देख सकते थे। तभी एक ब्यूटीफुल वुमन फिटेड सूट में हल्की सी सांस फूलती हुई भाग कर आई। उसने एक डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट चेन को देते हुए कहा, प्रेसिडेंट चेन, ये वो ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने रिक्वेस्ट किया था। प्रेसिडेंट चेन ने हल्का सा नॉड किया और फिर मेरी तरफ रिस्पेक्टफुली मुड़कर बोले, मिस्टर चेन चुआन, अगर सब ठीक लग रहा हो तो प्लीज यहाँ नीचे साइन कर दीजिए, ये बोइंग 747 अब ऑफिशियली आपका है। मैंने उनके दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट को बस एक कैजुअल ग्लांस दिया और बिना ज्यादा सोच के अपना नाम साइन कर दिया। फिर शोल्डर्स श्रक करते हुए धीरे से मटर किया, वैसे भी इतनी बड़ी चीज रिटर्न करना बहुत ट्रबलसम होता है, चलो मजबूरी में एक्सेप्ट ही कर लेता हूँ। सच कहूँ तो सिर्फ इसे रिटर्न करने का थॉट ही हेडेक लग रहा था। जैसे ही पेपर वर्क कंप्लीट हुआ, प्रेसिडेंट चेन रिस्पेक्टफुल स्माइल के साथ बोले, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर चेन, ये बोइंग 747 अब ऑफिशियली आपका हो चुका है। और उसी मोमेंट लियू रुआन, जो अब तक कंप्लीटली स्टन्ड खड़ी थी, अचानक रियलिटी में वापस आई और जोर से चिल्लाई, इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो चेनफेन, तुम लायर हो, ये सब तुम्हारा प्लान है ना, तुम मुझे रिग्रेट फील करवाना चाहते हो, राइट? फिर वो पैनिक में कबोटा की तरफ मुड़कर बोली, कबोटा, ये आदमी सच में तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर नहीं है ना? तुमसे पहले मिस्टेक हो गई थी, राइट? वो पूरी तरह कंट्रोल लूज कर चुकी थी। उसने कबोटा का कॉलर पकड़कर उससे वायलेंटली शेक करना शुरू कर दिया, जैसे वो इंसैनिटी के एज पर हो। वाई? जैसे ही मैंने तुम्हें छोड़ा, तुम सडनली ट्रांसफॉर्म हो गए और प्लेन खरीद लिया। वो 3000 युआन है, इतने पैसे में एक ऑर्डिनरी इंसान पूरी लाइफ टेंशन फ्री जी सकता है, और तुमने इतनी कैजुअली खरीद लिया, इसका मतलब तुम्हारे पास और भी ज्यादा पैसा है। उसकी आवाज टूट रही थी जब वो ऑलमोस्ट रोती हुई चिल्लाई, तुम कहते थे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मेरे लिए अच्छी कार खरीदते, बड़ा घर देते, लग्जरी गुड्स देते, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसका इमोशनल ब्रेकडाउन इंस्टेंटली सबका अटेंशन खींच लाया। वहीं कबोटा का फेस पूरी तरह पेल पड़ चुका था, क्योंकि वो सीक्रेटली होप कर रहा था कि मैं उससे ऑलरेडी भूल चुका हूँ, लेकिन लियू रुआन ने उसे दोबारा स्पॉटलाइट में खींच दिया था और अब मेरा उससे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। कबोटा तुरंत गुस्से में स्नैप हुआ, पागल औरत, दफा हो जाओ यहाँ से, तमाशा मत करो। लेकिन जब लियू रुआन रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तब अचानक उसने सीधा उसके फेस पर जोर से थप्पड़ मार दिया। पाक! आवाज शार्पली हवा में गूंजी और एक ब्राइट रेड हैंडप्रिंट इंस्टेंटली उसके गाल पर उभर आया। लियू रुआन शॉक में फ्रीज हो गई। वो डिसबिलीफ से उसे देखते हुए हकलाकर बोली, तो तुमने मुझे मारा? लेकिन कबोटा को जरा भी गिल्ट नहीं था। वो उसे कोल्ड ग्लेयर देते हुए बोला, चुप हो जाओ, अगर एक और वर्ड बोला ना तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। फिर कबोता ऑकवर्ड स्माइल फोर्स करते हुए क्राउड की तरफ मुड़ गया। वो हाथ रब करते हुए बोला, सॉरी अबाउट दैट, ये अचानक पागल हो गई थी, मुझे डर था कहीं किसी को हर्ट ना कर दे। सिक्योरिटी, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनते ही यांग वे का फेस इंस्टेंटली पैनिक से भर गया। उसके दिमाग में थॉट्स रेस करने लगे, नहीं, ये नहीं हो सकता, चेनफेन अब इतना रिच हो गया है कि बोइंग 747 तक खरीद लिया। अगर हम बस उससे रिक्वेस्ट कर दें तो ना सिर्फ हम यहाँ रुक सकते हैं, शायद कॉकपिट तक भी जा सके, और अगर मैंने उसे खुश कर दिया तो शायद प्लेन को ही ब्राइट प्राइस में मांग लूं। इस डेस्परेट थॉट के साथ उसने अचानक करेज गैदर किया और मेरे पास भाग कर आया। उसने मेरा आर्म पकड़कर प्लीडिंग टोन में कहा, ब्रदर चेन, ये लोग मुझे और मेरी सिस्टर को बाहर निकालना चाहते हैं, प्लीज हमें हेल्प करो। जब वो मुझे शेक कर रहा था, मेरी पॉकेट से मेरा हाथ स्लिप हो गया और उसी एग्जैक्ट मोमेंट वो 4 कॉइन्स भी पॉकेट से निकलकर क्लिंग क्लिंग की आवाज के साथ ग्राउंड पर गिर पड़े। इंस्टेंटली पूरी जगह साइलेंस में डूब गई, जैसे वक्त ही फ्रीज हो गया हो। हर एक नजर जमीन पर पड़े उन 4 चमकते कॉइन्स पर चिपक गई। किसी ने धीरे से विस्पर किया, ये शाइन, ये सच में रियल 4 युआन कॉइन्स है, ये उन्हें लिटरली पॉकेट में लेकर घूम रहा था। दूसरी ट्रेम्बलिंग वॉइस आई, इतनी वेल्थ को कैजुअली कैरी करना, यही तो असली गॉड ऑफ वेल्थ होता है। यांग वे तो उन कॉइन्स को ब्लड शॉट आइस से घूर रहा था। उसकी ग्रीड पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी थी, लग रहा था बस मुंह से लार टपकने वाली है। वो धीरे से मटर कर रहा था,
पैसे, ये सच में पैसे हैं, असली 1 युआन कॉइन्स जो सिर्फ टीवी में देखने को मिलते हैं। फिर उसने अचानक मेरी तरफ देखा और ईगर टोन में बोला, ब्रदर बस हमें हेल्प कर दो, मैं मेरी सिस्टर को तुम्हारे साथ दोबारा रिलेशनशिप में लाऊंगा, सच में। वो जल्दी जल्दी बोलता गया, कम ऑन बस उसे फॉरगिव कर दो, वैसे भी इन 4 युआन का तुम क्या करोगे, तुम मेरी सिस्टर को पसंद करते हो ना, तो ये 4 युआन ब्राइड प्राइस के तौर पर दे दो और मैं पर्सनली तुम दोनों को रिकंसाइल करवा दूंगा, कैसा डील है। फिर उसने एक्साइटेड होकर लियू रुआन की तरफ मुड़कर कहा, सिस जल्दी करो, 4 युआन एज ब्राइड प्राइस, इतना बड़ा ऑफर। और फाइनली लियू रुआन भी अपने शौक से बाहर आ गई। वो जल्दी से अपने बाल ठीक करते हुए मेरी तरफ भागी। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग थी जब वो बोली, चिनफिन मुझे पता है मेरी गलती थी, प्लीज वापस आ जाओ, वो बास्टर्ड कबोटा ही मुझे मैनिपुलेट कर रहा था, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, चलो रिकंसाइल करते हैं, आज रात मैं तुम्हारे घर भी चलूंगी। यांग वी तुरंत उसकी बात सपोर्ट करते हुए बोला, हाँ ब्रदर चन, मेरी सिस्टर को अब अपनी मिस्टेक समझ आ गई है, हम दोनों उस आदमी के धोखे में आ गए थे, अब हमें सब समझ आ गया है। चलो सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। मैं उन दोनों को शेमलेस एक्टिंग करते हुए देख रहा था और फिर अचानक हंसी निकल गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटा और ताली बजाते हुए हंस पड़ा। एहसान फरामोश इंसान हमेशा एहसान फरामोश ही रहता है। क्या तुम दोनों इतनी जल्दी वो 1 सेंट भूल गए जो उसने अभी तुम्हें दिया था? अभी तो तुम उसे ब्रदर इन लॉ बुला रहे थे ना, तो अब मेरे जैसे लूजर से चिपक क्यों रहे हो? मेरे वर्ड सुनते ही लियो रुआन और यांग वई दोनों वहीं फ्रीज हो गए। उनके फेसेस ऑकवर्डनेस और पैनिक से भर गए, जैसे कुछ सेकंड्स के लिए उनका दिमाग काम करना बंद कर गया हो। तभी 2 एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स ऑलरेडी वहां आ चुके थे। ये देखते ही कबोटा का फेस एक्साइटमेंट से चमक उठा। वो तुरंत फिंगर पॉइंट करते हुए चिल्लाया, जल्दी इन दोनों को बाहर फेंको, मिस्टर चेन की आंखें गंदी मत होने दो। ये सुनते ही लियो रुआन और यांग वई दोनों इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ देखने लगे। अब उनमें रेकलेस बिहेव करने की हिम्मत नहीं बची थी। वहीं कबोटा इम्पेशेंट होकर स्नैप करने लगा, क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी इन्हें बाहर निकालो, मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? चारों सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक दूसरे को ग्लैंस किया और फिर आगे बढ़कर दोनों सिबलिंग्स को ड्रैग करना शुरू कर दिया। यांग वई पैनिक में स्ट्रगल करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मैं इतनी मुश्किल से यहां तक आया हूं, मैंने अभी हेलीकॉप्टर बोर्ड भी नहीं किया, बोइंग 747 का कॉकपिट भी नहीं देखा। वो पीछे हटते हटते अचानक मुड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगा, लेकिन ट्रेन्ड सिक्योरिटी के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। दूसरी तरफ लियो रुआन को सीधा ग्राउंड पर धक्का दे दिया गया। फिर 2 गार्ड्स ने उसे उठाया और ऑलमोस्ट घसीटते हुए मेरे सामने ले आए। वहीं कबोटा स्मग एक्सप्रेशन के साथ ये सीन एंजॉय कर रहा था। तभी मेरी ठंडी आवाज हवा में गूंजी, रुको। कबोटा इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। वो स्टिफ नेक के साथ मेरी तरफ मुड़ा और देखा कि मैं उससे ठंडी नजरों से घूर रहा था। मैं धीरे से बोला, यहाँ एक और कचरा है जिसे बाहर फेंका जाना चाहिए। मेरे वर्ड सुनते ही उसके फोरहेड पर इंस्टेंटली कोल्ड स्वेट आ गया। वो फोर्स्ड स्माइल के साथ हकलाते हुए बोला, मैनेजर चेन प्लीज क्लियरली जज कीजिए, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, आपका मतलब क्या है? मैं हल्की सी स्कॉफ करते हुए बोला, जितना मुझे पता है मैनेजर येन, तुम ऑलरेडी मैरिड हो, राइट? तुम कंपनी की रेपुटेशन डैमेज कर रहे हो, आज से तुम फायर्ड हो। ये सुनते ही उसका फेस पूरी तरह पेल पड़ गया। वो डेस्परेट टोन में एक्सप्लेन करने लगा, यस मैं मैरिड हूं, लेकिन मैनेजर चेन लेकिन उसे तुरंत कट कर दिया गया। बस हमारी एयरलाइन तुम जैसे इंसान को अफोर्ड नहीं कर सकती, गेट आउट। ये सुनते ही कबोटा कंप्लीटली कंट्रोल लूज कर बैठा। वो बिना किसी डिग्निटी की परवाह किए सीधा घुटनों पर गिर गया और बेगिंग करने लगा, मैनेजर चेन मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे फेस पर कोई रिएक्शन ही नहीं है तो वो तुरंत मेरी तरफ मुड़ गया। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग थी जब वो बोला, मिस्टर चेन मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी गर्लफ्रेंड थी, अगर पता होता तो 10,000 गुना हिम्मत होती, तब भी मैं आपको ऑफेंड करने की सोचता नहीं। लेकिन उसकी ये बेगिंग प्रेसिडेंट चेन की आईज में और ज्यादा इंपेशेंस भर रही थी। फाइनली उन्होंने बस कैजुअली हाथ हिला दिया और ऑर्डर दिया, इसे ले जाओ। और बस उसी के साथ कबोटा को गार्ड्स घसीट कर ले गए। वो लिटरली स्लॉटर होने वाले पिग की तरह चीख रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फाइनली पूरी जगह पर साइलेंस वापस आ गया। मैंने धीरे से एक लंबी सांस ली। फाइनली थोड़ी शांति मिली। फिर मैं झुककर जमीन पर पड़े वो 4 कॉइन्स धीरे धीरे उठाने लगा। ये देखकर प्रेसिडेंट चेन हल्की स्माइल रोक नहीं पाए। वो बोले, मुझे लगा था आप जैसे गॉड ऑफ वेल्थ इतनी छोटी अमाउंट की परवाह नहीं करते होंगे। मैं कैजुअली बोला, मच्छर चाहे कितना भी छोटा हो, मीट तो मीट ही होता है। ये कहकर मैंने वो 4 कॉइन्स हल्की सी टॉस किए और फिर परफेक्टली कैच कर लिए। वहीं साइड में खड़ी सेक्रेटरी का तो लिटरली हार्ट बीट रुक गया था। वो अंदर ही अंदर पैनिक में सोच रही थी, ये तो ह्यूज अमाउंट है, अगर गलती से सीवर में गिर गए तो। उसने रिच लोगों को पैसे उड़ाते हुए देखा था, लेकिन किसी को कैजुअली कुछ युआन के कॉइन से मार्बल्स की तरह खेलते हुए कभी नहीं देखा था। और मेरी वो एफर्टलेस केयरफ्री एटीट्यूड मुझे और भी अनटचेबल बना रही थी।
जैसे मैं सच में किसी टॉप टियर वेल्दी फैमिली का एयर हूँ। मेरा हर जेस्चर एक स्ट्रेंज नोबल एक्सट्रावेगेंस से भरा हुआ लग रहा था, जबकि सच तो ये था कि अंदर से मुझे भी हल्का सा नर्वसनेस फील हो रहा था। बस मैंने शो नहीं होने दिया। तभी किसी ने डिसबिलीफ में मटर किया, सीरियसली इस बंदे ने बिना ब्लिंक किए 3210 युआन एक प्लेन पर उड़ा दिए और अब 4 युआन के लिए बार्गेन कर रहा है। ये वर्ड सुनते ही कैजुअल सूट वाली सेक्रेटरी पूरी तरह स्टन रह गई, क्योंकि वो पहले यहाँ नहीं थी। उसे ये पता ही नहीं था कि मैंने कैजुअली एक प्लेन परचेस कर लिया है। उसके लिए तो कॉइन्स टॉस करना ही ऑलरेडी पीक एक्सट्रावेगेंस था, लेकिन मॉडल समझकर रियल प्लेन खरीद लेना तो कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल इंसैनिटी थी। वो बस बिटर स्माइल के साथ सर हिला सकती थी, सोचते हुए कि शायद अल्ट्रा रिच लोगों के अजीब हॉबीज ऐसे ही होते हैं। तभी प्रेसिडेंट चेन मेरी तरफ देखकर बोले, ऑल राइट, जोक्स बंद कीजिए, आज के लिए थैंक यू, आपने मेरा काफी गुस्सा निकाल दिया। लेकिन दुनिया में कोई भी बिना रीजन के काम नहीं करता, यंग मास्टर चेन। तुम जैसे हम्बद इंसान बिना रीजन के कुछ नहीं करते है ना। प्रेसिडेंट चेन चेयर पर लीन बैक होते हुए मुस्कुराकर बोले, सीधा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैं हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया। इतना ऑब्वियस है क्या? वो बिना हेजिटेशन के नोट कर गए। बहुत ऑब्वियस। मैंने शोल्डर स्ट्रक किए और बोला, ठीक है, पहले कुछ खा लेते हैं, बातें खाते खाते करेंगे, चलिए कार में। और बस उसी के साथ सीन शिफ्ट हो गया। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक एलिगेंट कैफे में सामने बैठे थे। प्रेसिडेंट चेन कॉफी स्टर करते हुए बोले, ऑल राइट, अब बताओ उस बोइंग 747 का क्या प्लान है तुम्हारा? मैं कैजुअली पीछे लीन होकर बोला, और क्या करूंगा, वहीं पड़ा रहने दूंगा, मुझे प्लेन उड़ाना थोड़ी आता है। फिर मैंने कॉफी सिप करते हुए ऐड किया, वैसे भी जायंट डिस्प्ले मॉडल की तरह रखना भी बुरा नहीं। मेरी बात सुनकर वो मुझे कुछ सेकंड्स तक ऐसे देखते रहे जैसे समझ ही नहीं पा रहे हूं क्या रिप्लाई करें। फिर उन्होंने डिसबिलीफ में रिपीट किया, जायंट डिस्प्ले मॉडल 3210 यूएन का एरोप्लेन सिर्फ डेकोरेशन के लिए। वो सर हिलाकर बोले, मेरा मतलब ये था, सिंस वो वैसे भी आइडल पड़ा रहेगा, क्यों ना उसे हमारी एयरलाइन को लीज कर दो, प्राइस नेगोशिएट हो सकती है। मैंने आईब्रो रेस किया, लीज? तुम्हारी प्रेस्टिजियस एयरलाइन के पास प्लेन्स की कमी है? ये सुनते ही उन्होंने हेल्पलेस साई ली। कमी? बहुत ज्यादा कमी है। ये मत सोचना कि हमारे पास 20 प्लेन्स हैं तो हम रिच हैं, वो सब मोस्टली बस शो के लिए हैं। जैसे उन्होंने 20 प्लेन्स बोला, मैंने कैजुअली दिमाग में कैलकुलेशन की और मटर किया, 20 अगर एक यूनिट का डैमेज अराउंड 6000 है तो टोटल सिर्फ 1,20,000 बनता है। मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड होकर बोला, और तुम लोग इतनी छोटी अमाउंट भी अरेंज नहीं कर पा रहे? फिर तो कंपनी चलाने का क्या पॉइंट है? फार्मिंग करना बेटर नहीं होगा? जैसे ही मेरे मुंह से 1,20,000 बस छोटी अमाउंट है निकला, मैंने लिटरली देखा कि प्रेसिडेंट चेन ऑलमोस्ट कॉफी थूक देते। वो मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे मैंने दुनिया की सबसे अपसर्ड बात बोल दी हो। फिर वो हेल्पलेस टोन में बोले, ब्रदर, क्या तुम सच में सोचते हो सब लोग पैसे को तुम्हारी तरह लाइटली ट्रीट करते हैं? वो ड्रामेटिक साई के साथ बोले, टॉप एयरलाइंस भी प्लेन्स आउटराइट बाय नहीं करती, मोस्टली बैंक से लीज लेती हैं। प्लेन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हम पूरा साल जान तोड़ मेहनत करते हैं और प्रॉफिट एक विंग खरीदने लायक भी नहीं होता। मैं हल्की सी फ्राउन के साथ बोला, तो तुम कह रहे हो कि एयरलाइन चलाते हो लेकिन फ्यू थाउजेंड यूएन का प्लेन अफोर्ड नहीं कर सकते? सीरियसली? फिर तो कंपनी बंद करके खेती करना बेटर है। ये सुनते ही उन्होंने ड्रामेटिक तरीके से अपना चेस्ट पकड़ लिया जैसे हार्ट अटैक आने वाला हो। वो मम्बल करने लगे, हेजिन्स, क्या ये इंसानी लैंग्वेज है भी? प्लेन अफोर्ड ना कर पाने का मतलब फार्मिंग करनी चाहिए? क्या लोगों के बीच इतना गैप होता है? मैं उनकी बात सुन ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन क्लिक हुई। वेट, मैं धीरे से सोचने लगा, इसका मतलब उनकी एयरलाइन पूरे साल टेंस ऑफ मिलियंस कमाती है, इतनी मेहनत करती है और फिर भी 3210 यूएन का प्रॉफिट नहीं बना पाती। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक और भी क्रेजी रियलाइजेशन आई। मेरा सिस्टम मुझे हर मंथ फिक्स्ड इनकम देता है, इसका मतलब मैं उनकी पूरी कंपनी खरीद सकता हूं और फिर भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे। मैं अंदर ही अंदर साई किए बिना नहीं रह पाया। ये सब कुछ हद से ज्यादा आउटरेजियस है। वहीं प्रेसिडेंट चेन केयरफुली मेरी एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करते हुए पूछ बैठे, तो मिस्टर चेन, इसका मतलब आप अग्री करते हैं? मैंने कैजुअली नॉट कर दिया, ऑफ कोर्स, वैसे भी प्लेन को वहां खड़ा रहने दो तो सिर्फ रस लगेगा, कम से कम फ्यूल मनी ही कमा लेगा, चलो साइन करते हैं। ये सुनते ही उनका फेस इंस्टेंटली लाइट अप हो गया। ग्रेट! वो जल्दी से प्रोफेशनल टून में बोलने लगे, लीज टर्म्स के लिए हम फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल अडॉप्ट करेंगे और रिटर्न रेट क्वार्टरली कैलकुलेट। लेकिन मैंने इम्पेशेंटली हाथ हिलाकर उन्हें कट कर दिया। ऑल राइट, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सीधा बोलो, मेंटेनेंस और फ्यूल हटाकर ये प्लेन एक साल में कितना प्योर प्रॉफिट कमा सकता है? वो कुछ सेकंड सोचकर बोले, अराउंड 300 अ ईयर। मैं ब्लिंक करते हुए कंफ्यूज हो गया। सेल इट? वो तुरंत हेड शेक करते हुए बोले, नहीं, 300 येन। मैं डिसबिलीफ में उन्हें घूरने लगा। मतलब मैंने 3210 यूएन का प्लेन खरीदा और कॉस्ट रिकवर करने में 10 साल लगेंगे? मैंने ऑलमोस्ट फेस पाम करते हुए कहा, तुम लोग बिजनेस कर रहे हो या चैरिटी? वो हेल्पलेस साई के साथ बोले, मार्केट ऐसा ही है, प्लेन की लाइफ स्पैन अराउंड 20 इयर्स होती है। पहले 10 इयर्स कॉस्ट रिकवर होती है और नेक्स्ट 10 इयर्स प्रॉफिट आता है, और ये ऑलरेडी हाई रिटर्न प्रोजेक्ट माना जाता है। मैंने थोड़ा सर हिला दिया, फॉरगेट इट, छोटा मीट भी मीट होता है, राइट? फिर मैं चेयर पर पीछे लीन होकर कैजुअली बोला, चलो सिंपल रखते हैं, तुमने कहा 300 पर ईयर, राइट? तो बस अगले 20 साल तक मुझे हर मंथ 25 येन ट्रांसफर कर देना। इस ड्यूरेशन में प्लेन तुम लोग जैसे चाहो यूज कर लो, इसे थैंक यू समझ लेना। वो एक सेकंड के लिए लिटरली फ्रीज हो गया।
जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ हो। वो हकलाते हुए बोला, बस इतना ही, ना कोलैटरल ना गारंटी, सिर्फ 25 येन पर मंथ। ये तो शेयर्ड बाइसिकल रेंट करने जैसा हुआ। मैंने कामली उसकी तरफ देखा और बोला, तो करना है या नहीं? वो इंस्टेंटली एक्साइटमेंट में नोट करने लगा। करेंगे, अभी की अभी साइन करते हैं। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने रिस्पेक्टफुली कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने साइन किया, वो ब्रॉड स्माइल के साथ बोला, मिस्टर चैन, आपसे बिजनेस करके बहुत प्लेजर हुआ। फ्यूचर में भी अगर ऐसे छोटे मोटे डील्स हो तो प्लीज मुझे ही कॉन्टैक्ट करिएगा। और मैं बस कैजुअली चेयर पर बैठा हुआ था, हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट लिए जो मुझे हर मंथ स्टेबल 25 येन इनकम देने वाला था। मैं हल्का सा पीछे लीन हुआ और अंदर ही अंदर सोचा, तो ये फीलिंग होती है बिना कुछ किए बस पैसे आते रहने वाली बोरिंग रिच लाइफ की। पार्ट 2 के लिए 20 कमेंट्स और 99 लाइक जरूर करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको इस तरह की क्रेजी रिच सिस्टम स्टोरीज पसंद है।